हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। आप जानते हैं नार्को टेस्ट क्या होता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है। नार्को टेस्ट के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा लीडिंग जजमेंट दिया है, इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं कि ये नार्को टेस्ट क्या होता है तो ये वीडियो आप पूरा देखना ना भूलें। कई बार पुलिस और न्यायालयों का सामना ऐसे अपराधों से होता है जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। आपने ब्लाइंड मर्डर का नाम जरूर सुना होगा। ये ऐसे मर्डर होते हैं या अन्य गंभीर अपराध होते हैं जिनका कोई क्लू पुलिस को नहीं मिलता, कोई विटनेस, कोई आई विटनेस, कोई चश्मदीद गवाह उनको नहीं मिलता और ना ही पुलिस को अन्य कोई क्लू, अन्य कोई सबूत मिलता है जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल हो जाती है। पुलिस को पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति ये अपराध करके भाग गया है, फरार हो गया है। अपराध जो स्थल होता है, साइट जो जिसको हम घटना स्थल बोलते हैं, उस पर भी पुलिस अपराध के क्लू ढूंढने के, अपराध के चिन्ह ढूंढने का प्रयास करती है, परंतु वहाँ से भी उनको कोई लाभ नहीं पहुँचता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन जब वे भी कुछ बताने को तैयार नहीं होते तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस को जिन जिन लोगों पर शक होता है, जिन जिन व्यक्तियों को वह अपराध में शामिल मानती है या संदिग्ध मानती है, उनके दिमाग को पढ़ने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट का सहारा लेती है। जो नार्को टेस्ट होते हैं उसी तरह के 2-3 टेस्ट और होते हैं, जैसे पॉलीग्राफी टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है। ये जो सारे ये जितने भी टेस्ट हैं, जैसे पोलोग्राफी झूठ को पकड़ने का टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट में भी कुछ ब्रेन से संबंधित ही कुछ टेस्ट होते हैं जिनके जरिए सच और झूठ का पुलिस पता लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक केस मैंने डील किया जिसमें एक व्यक्ति की लाश कुएं में मिली थी। घर वालों ने कुछ लोगों पर संदेह जताया कि उन्होंने उसकी हत्या की है। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की, वे साफ इनकार हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब पुलिस क्या करे? पुलिस ने उस कुएं की जांच की, वहाँ आसपास मौका देखा, वहाँ से भी पुलिस को कुछ चिन्ह नहीं मिले और कोई आई विटनेस पुलिस को नहीं मिला जिसने घटना होते देखी हो। तो पुलिस को ये डिसाइड करना था, 2 पॉइंट पुलिस को डिसाइड करने थे। पहला, क्या ये सुसाइड है या ये मर्डर है? ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अगर ये मर्डर है तो ये मर्डर किसने किया है? तो ये दोनों प्रश्न पुलिस के सामने थे। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। गांव में पुलिस ने जगह जगह दबिश दी, कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन गांव के लोग कह रहे थे कि मरने वाला दारू पियक्कड़ था, इसलिए खुद ही कुएं में गिर गया। इसलिए गांव वालों की थ्योरी ये थी कि उसने सुसाइड किया है। तो लेकिन घर वाले ये कह रहे थे कि ये मर्डर है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास कोई विटनेस नहीं था। तो इस टाइप के जो मर्डर होते हैं या ये जो मामले होते हैं, ये एकदम ब्लाइंड मामले होते हैं जिनमें पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पाता है। इसी तरह का एक और मामला मेरे सामने आया। एक 4 साल का बच्चा अपनी दादी के साथ कुएं पर नहाने गया था। दादी ने उसे नहला धुला कर कुएं के पास ही बिठा दिया और खुद कुछ औरतों से बात करने में मशगूल हो गई। 1 घंटे बाद उसने बच्चे को संभाला तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। उसने आसपास देखा, उन औरतों ने भी मिलकर उन सबको ढूंढा तो उसकी लाश आधा किलोमीटर पर एक खंडहर हो चुका पुराना सा कुआं था, उसके अंदर उसकी लाश मिली। शुरुआत में परिजन जो थे, दादी थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लगाया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लोग ये कहने लग गए कि उन्होंने एक लाल चुनड़ी वाली, एक लाल लुगड़ी वाली औरत को वहाँ पे देखा था। तो इस तरह धीरे धीरे जब गांव में बात बढ़ी तो एक लाल लुगड़ी वाली औरत वो बयानों में इंसर्ट होती चली गई। पर पुलिस उस लाल लुगड़ी वाली, लाल ओढ़नी वाली औरत को ढूंढ नहीं पा रही थी। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया।
इसमें राजनीति भी गर्म होने लगी, क्योंकि गांव में अभी अभी चुनाव हुए थे और उस चुनाव में 2 गुट बन गए थे। तो ये जो बच्चा जिस गुट को बिलोंग करता था, उन जो घर वाले थे ये उस गुट के लोग थे, और दूसरे गुट का जो व्यक्ति था वो सरपंच बन गया था। तो सीधा सीधा इस गुट ने, ये हारने वाला गुट था, इसने कहा कि ये जो सरपंच जो बना है इस ने जो है हमारे इस बच्चे का मर्डर करवाया है। तो राजनीति जो गर्मा रही थी इस मामले में, गांव में 2 गुट बन गए थे, तो धीरे धीरे आईओ पर भी प्रेशर आने लगा और फिर इसमें आईओ भी बदलते चले गए। आप देखते हैं कि पुलिस में जब कोई मामला होता है और जब इस तरह की गुटबाजी हो जाती है और इसमें राजनीति इसमें शामिल हो जाती है, तो लोग इस तरफ संपर्क बढ़ाने लगते हैं, पुलिस महकमे पर दबाव बनाते हैं, उनके उच्चाधिकारियों से मिलते हैं, नेताओं से दबाव डलवाते हैं कि इसमें अनुसंधान अधिकारी जो है निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा। और निष्पक्ष जांच के नाम पर बहुत सारे आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज होते चले जाते हैं। जिस भी गुट को लगता है कि ये गुट की आईओ हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, वो गुट जाकर अपना आईओ चेंज करवा देता है। फिर दूसरे गुट को लगता है ये तो इनका पक्ष ले रहा है, तो वो आईओ चेंज करवा देता है। तो इस तरह आईओ इसमें चेंज होते चले गए। तो फिर भी लेकिन मामला नहीं सुलझा। अब पुलिस ने इस मामले में संदिग्धों का नार्को टेस्ट करवाया। तो इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें पुलिस को ये नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब इस टेस्ट को पुलिस के अलावा सीबीआई है या अन्य जो दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं वो भी इसको यूज करती रहती हैं, क्योंकि इस टेस्ट का असली मकसद ये होता है कि अपराधी तक कैसे पहुंचा जाए, किस व्यक्ति ने आखिर अपराध किया है। नार्को टेस्ट में होता क्या है, तो इसके लिए हम बात करें कि नार्को टेस्ट में जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं उनको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो उनके दिमाग पर असर करती हैं और उनके दिमाग को एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में हिप्नोटाइज कर लिया जाता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड लोग भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं और हिप्नोटिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे और जो एक्सपर्ट्स होते हैं एफएसएल के लोग, वो सारे इसमें ये मिलकर ये प्रयोग करते हैं। इसमें कंप्यूटर होता है और कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर भी वो यूज़ लेते हैं। तो जब उस संदिग्ध व्यक्ति पर दवाइयों का असर होता है तो उसका आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से एक तरह से हैं, हमारा दिमाग के 2 एक तरह से पार्ट हैं। एक कॉन्शियस दिमाग कहलाता है जो हमारी जो सूझबूझ एनालिसिस की पावर है उसको मेंटेन करता है, और दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो इस दवाइयों के असर से हमारे कॉन्शियस माइंड पर काबू कर लिया जाता है और उस कॉन्शियस माइंड को काबू करने से क्या होता है कि उसको जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो उनका मैनिपुलेशन नहीं कर पाता, उसमें सच झूठ का मिक्स नहीं कर पाता। और फिर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ अंदर चल रहा होता है वो सारा का सारा तथ्य या सच वो उगल कर बाहर आ जाता है। तो इसमें ये 2-3 तरह की मेडिसिन्स काम में ली जाती हैं। एक तो ये है स्कोपोलेमाइन, दूसरा है सोडियम पेंथोहोल का इंजेक्शन होता है, सोडियम एमिटॉल। ये 2-3 तरह की इसमें दवाइयाँ काम में ली जाती हैं। इन दवाइयों के असर से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म किया जाता है, उसे उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे सवाल पूछे जाते हैं, उसको हिप्नोटाइज कर लिया जाता है और फिर वो व्यक्ति इन सवालों का घुमा फिरा कर जवाब नहीं दे सकता और उस पर झूठ का पुलिंदा नहीं चढ़ा सकता, और तथ्य जैसे उसके दिमाग के अंदर हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में हैं, वैसे ही वो उनको बताता चलता है। और इस दौरान न केवल उसके माइंड में से उससे सवाल पूछकर उससे सच उगलवाया जाता है, उसी तरह उसके बॉडी का रिएक्शन भी देखा जाता है।
इस दौरान उसे कंप्यूटर पर कुछ विजुअल्स भी दिखा दिए जाते हैं। शुरुआत में नॉर्मल विजुअल्स होते हैं और फिर उस केस से जुड़े कुछ फोटोग्राफ, तस्वीरें और दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये जो टेस्ट है ये डिसेप्शन डिटेक्टिव टेस्ट भी कहलाता है। ये जो जितने भी टेस्ट इस तरह के होते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो या ये नार्को टेस्ट हो, इन सबको डिसेप्शन डिटेक्टिव टेस्ट कहते हैं। ये तीनों इस DDT टेस्ट के तहत ही आता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो नार्को टेस्ट है इसकी लीगलिटी क्या है, कोर्ट में इसको कितनी मान्यता दी जाती है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक बहुत ही लीडिंग जजमेंट 2010 में पास किया था। ये 5 मई 2010 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पारित किया था। और इस टेस्ट में ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है या पॉलीग्राफी टेस्ट है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, इसकी लीगलिटी के बारे में बहुत विस्तार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चर्चा की थी। और अंत में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इस तरह के टेस्ट एक व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं। आर्टिकल 21 के तहत उसका जो गोपनीयता का अधिकार है, उसकी जो प्राइवेसी का अधिकार है, उसमें ये उल्लंघन करते हैं। इसलिए उस संदिग्ध व्यक्ति की इजाज़त के बिना, कंसेंट के बिना ऐसे टेस्ट नहीं कराए जा सकते। और अगर उसकी कंसेंट के बिना अगर ये टेस्ट करवाए जाते हैं तो उनको कानून मान्य नहीं करेगा। तो इसी को देखते हुए पुलिस क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है इस नार्को टेस्ट को, नार्को एनालिसिस टेस्ट को करवाने के लिए। तो इसका जो प्रोसीजर है कि जैसे पुलिस में कोई केस आया और पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो पुलिस उन संदिग्धों का नार्को टेस्ट करवाना चाहती है, तो उसको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। और कोर्ट परमिशन के लिए पुलिस जो संबंधित मजिस्ट्रेट है जिसके इलाके में ये घटना हुई है, या वो जो स्पेशल जज है, जैसे कोई NDPS का मामला है या SC/ST एक्ट के तहत मामला है तो SC/ST कोर्ट के स्पेशल जज, या पोक्सो एक्ट का कोई रेप से संबंधित कोई मामला हुआ है, रेप और मर्डर का जैसे मामला है, और वो पोक्सो कोर्ट उसको डील करेगी, तो वो स्पेशल कोर्ट जो पोक्सो की है उनके समक्ष। तो जैसी भी परिस्थिति है, जिस भी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बन रहा है, उस कोर्ट के सामने पुलिस एप्लीकेशन लगाएगी और जज साहब के सामने केस डायरी को वो पेश करेगी। IO वहाँ उपस्थित होगा और IO मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस प्रकरण का जितना अब तक उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अनुसंधान जितना हुआ है, वो जज साहब के समक्ष रखा जाएगा, कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और उनको सारी परिस्थिति पर सुनाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ये इस तरह का टेस्ट वो करवाना चाहते हैं, इसकी उन्हें इजाज़त दी जाए और ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है ये भी कोर्ट को बताया जाएगा। जब कोर्ट केस डायरी और IO के सवालों से, प्रश्नों से संतुष्ट हो जाता है, सारी परिस्थितियों से कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, तो फिर कोर्ट वो जो संदिग्ध लोग हैं जिनका नार्को टेस्ट पुलिस करवाना चाहती है, वो अनुसंधान अधिकारी करवाना चाहता है, उसको नोटिस कोर्ट की तरफ से भेजा जाता है। नोटिस की पुलिस द्वारा तामील कराई जाती है और फिर वो लोग कोर्ट में हाजिर होते हैं। कोर्ट उन्हें सुनती है। कोर्ट उनके एडवोकेट के राइट के बारे में भी बताती है कि आप चाहें तो किसी एडवोकेट को कर सकते हैं और एडवोकेट की सेवाएं ले सकते हैं। अमूमन तो हम लोगों ने जैसे ये देखा है कि वो लोग वैसे ही इतने मतलब समझदार होते हैं कि वो अपने राइट्स के प्रति जागरूक रहते हैं और वो एडवोकेट्स के थ्रू ही कोर्ट में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना गरीब है या ऐसी कोई परिस्थिति है कि उसे इतनी समझ नहीं है, तो कोर्ट उसको बता देती है कि आप अपना एडवोकेट भी कर सकते हैं और एडवोकेट के माध्यम से आप कानूनी सलाह ले सकते हैं और इसके बाद कोर्ट में अपनी बात कह सकते हैं। तो इसके बाद क्योंकि कोर्ट ये जानना चाहता है कि ऐसा नहीं हो कि बिना जानकारी, बिना अपने अधिकारों के बारे में जाने ही ये कुछ गलत फहमी में कोर्ट के समक्ष कंसेंट दे दें और बाद में फिर ये कहें कि हमें तो सब कुछ पता नहीं हो। इसलिए कोर्ट पूरी सावधानी बरतता है और जो वॉलंटरी कंसेंट है, जो स्वैच्छिक कंसेंट है कि उसको अच्छाई बुराई सब समझाकर फिर उससे कंसेंट ली जाती है। तो इसलिए कोर्ट उनको एडवोकेट की सेवा लेने के लिए कहता है।
अब जब उनके और उनके एडवोकेट को सुन लिया जाता है और वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम अपनी तरफ से वो अपनी बात रखने को तैयार हैं, तो फिर कोर्ट क्या करता है, एक एक व्यक्ति को बुलाकर कोर्ट के अंदर और फिर उनके बयान लिखती है, एक एक व्यक्ति के बयान लिखती है, 1 बाय 1 उनको बुलाया जाता है और वहाँ उसमें ये लिखा जाता है कि इस तरह का उनको नार्को एनालिसिस उनका ये टेस्ट होगा और वो लोग अपनी सहमति देने को तैयार हैं। तो अगर वो तैयार नहीं हैं तो वो उनकी ये लिख ली जाती है कि मैं सहमति नहीं देता हूँ या नहीं देती हूँ। फिर उसके नीचे उस पर उसके बयानों के नीचे उसके हस्ताक्षर, उसके सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। ऐसे 1 बाय 1 हर व्यक्ति की कंसेंट या नॉट कंसेंट लिख ली जाती है। अब वो अगर मना करते हैं तो कोर्ट अनुसंधान अधिकारी ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो कोर्ट में एप्लीकेशन पेश की है, उस एप्लीकेशन को कोर्ट रिजेक्ट कर देता है और ये लिख देता है कि चूंकि संदिग्ध व्यक्ति ने नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाने के लिए अपनी कंसेंट नहीं दी है, लिहाजा उसका नार्को टेस्ट नहीं हो सकता और एप्लीकेशन डिसमिस की जाती है, खारिज की जाती है। और अगर उस एप्लीकेशन पर और अगर उनकी कंसेंट आ जाती है, वो कंसेंट देते हैं या उनमें से कुछ लोग कंसेंट दे देते हैं मान लीजिए, तो फिर कोर्ट उस एप्लीकेशन को मंजूर कर देता है। और अगर कुछ लोग कंसेंट देते हैं तो वो आंशिक रूप से पार्शियली मंजूर हो जाती है और फिर कोर्ट आईओ को, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसको परमिट कर देता है कि वे कंसेंट देने वाले व्यक्ति की नार्को एनालिसिस टेस्ट करवा लें। कोर्ट आईओ से टाइम और डेट पूछता है कि वो किस तारीख को और कितने समय पर वो करवाएंगे। कोर्ट जो संबंधित एजेंसी है जो इस तरह के टेस्ट करती हैं, पुलिस उनसे मंगवाकर टाइम और डेट कोर्ट को सूचित करती है और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको भी टाइम और डेट सूचित कर दिया जाता है। और उसके बाद आईओ उनको डायरेक्टली या तो खुद ले जाता है या उन्हें पहुंचने के लिए कह दिया जाता है कि वो इस डिपार्टमेंट में, इस एजेंसी के सामने इतनी तारीख को उपस्थित हों और इसके बाद उनका टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट करवाने के बाद जैसी भी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार फिर आगे की अनुसंधान की कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो इस तरह ये नार्को एनालिसिस टेस्ट की प्रोसीजर होती है। तो इस तरह हमने देखा कि, और अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए मना करता है तो जैसा कि माननीय सेल्वी वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अगर मना करता है तो फिर उसका टेस्ट नहीं करवाया जाता है। तो इस तरह ये पूरी इसकी प्रोसीजर रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि नार्को टेस्ट क्यों होता है, कैसे होता है और किन परिस्थितियों में होता है। थैंक यू बहुत बहुत।